Okay, so I'm sharing my screen with you. तो आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? लिनक्स तो आप सभी के सिस्टम में इंस्टॉल होता है। या सो लिनक्स का इंस्टॉलेशन वगैरह अगर किसी को करवाना है तो आप मेरे को भी बता सकते हो, ठीक है। आई एम एज्यूमिंग कि आप लोगों ने लिनक्स इंस्टॉल कर रखा है ऑलरेडी। बताओ, अगर किसी के सिस्टम में लिनक्स इंस्टॉल नहीं है या फिर वर्चुअल बॉक्स नहीं है तो मैं अभी पहले फिर वो बताऊंगा, फिर आगे चलूंगा। सब मेरे सिस्टम में वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल हो नहीं रहा है। 4 GB रैम है एक्चुअली। जो भी बोल रहा है मेरे को आवाज़ नहीं आ रही है। मैं और कह रहा हूँ मेरे सिस्टम में वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल नहीं हो रहा सर। वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल ही नहीं हो रहा। नहीं, एक्चुअली वो 4 GB रैम है क्योंकि इसमें ना। तो 4 GB रैम है तो क्या कोई एरर दे रहा है वो? हाँ, एरर आ रहा है। क्या एरर दे रहा है? डिलीट हो गया। मैं सर दोबारा करके बता देता हूँ। करण, मेरे को ना आवाज़ नहीं आ रही है तुम्हारी क्लियरली। मैं कह रहा हूँ सर एक बार दोबारा इंस्टॉल करके कोशिश करता हूँ, फिर बताता हूँ। तो मेरे डिलीट हो गया सॉफ्टवेयर ना वो। तो दोबारा करके देख लेना, जी। ठीक है, तो बता। चलो तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ अपनी कारी मशीन। हेलो हाँ जी। सर, वो थोड़ा कनेक्शन मेरा खराब हो गया था। तो सर स्टार्टिंग अभी कर रही है ना आपने, या थोड़ा निकाल दिया आपने? नहीं, शुरू कर रहा हूँ। आज क्या पढ़ाओगे सर? लिनक्स के बारे में बताएंगे, थोड़ा फंडामेंटल। ठीक है सर। लिनक्स वगैरह इंस्टॉल्ड है ना, सारे लिनक्स? हाँ सर। सर हम्म सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे अगर हम अपने लैपटॉप को ड्यूल मोड करते हैं हम्म तो सर उस पे, जैसे अब मैं विंडो में मेरा वर्चुअल बॉक्स है तो रैम का इफेक्ट तो दोनों पर ही पड़ेगा ना सर? विंडोज में अगर वर्चुअल बॉक्स है तो हाँ रैम का। सर, रैम तो दोनों जगह रन करेगी ना, फिर विंडो और काली दोनों के साथ साथ करेगी वर्चुअल बॉक्स के साथ। अगर तुम ड्यूल बूट करते हो तो उसके अंदर वर्चुअल बॉक्स का तो सीन ही नहीं आता है ना। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मतलब क्वेरी कर रहा हूँ सिर्फ रैम के बारे में। हाँ, तो रैम तो दोनों में रन करेगी। जब एक बारी में तो और तुम सर, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन कर पाओगे ना। हाँ हाँ, तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करोगे रैम उसको अलॉट हो जाएगी। अच्छा, ठीक है सर, यही पूछना था कि क्योंकि इसीलिए मैं पूछ रहा था सर, ड्यूल बोट करना करो ना इम्पोर्टेंट है या नहीं है। नहीं, इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है इतना। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि डुअल बूट की बजाय वर्चुअल बॉक्स ही ऑप्ट करो। ठीक है। फिर यहाँ मैंने काले लिनक्स का स्विच ऑन कर लिया है। ओके, सो यहाँ हमारे पास है
हमारा काले लिनक्स का एनवायरनमेंट। तो भाई देखो, ये ऐसा है कि एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। ठीक है, आप आज तक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम तो यूज़ करते आए होंगे। ठीक है, जब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया होगा तो जनरली जो है आप माउस से या कीबोर्ड से यूज़ करते होंगे उसको। ठीक है, तो आप बेसिकली जीयूआई से इंटरेक्ट करके यूज़ कर रहे थे। सेम चीज़ आप काली लिनक्स में भी कर सकते हो, लेकिन इसमें हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम टर्मिनल से कर पाएँ। ठीक है, जितनी चीज़ें हम टर्मिनल से कर सकते हैं हम उसको टर्मिनल से करें। तो ये रहा टर्मिनल हमारे पास। इसको टर्मिनल भी बोल देते हैं, शेल भी बोल देते हैं। ठीक है, विंडोज़ में अगर होता तो इसको हम कमांड प्रॉम्प्ट बोल देते हैं। तो ये हमारा है टर्मिनल। जितनी भी चीज़ें मैं जीयूआई से कर सकता हूँ उस सब चीज़ें मैं सीएलआई से भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये हमारा है कमांड लाइन इंटरफेस। अच्छा, इससे पहले कि मैं कमांड लाइन इंटरफेस की तरफ मूव ऑन करूँ, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको लिनक्स के बारे में बता देता हूँ। सर ये थोड़ा जूम नहीं हो सकता? क्या चीज़ जूम करनी है? सर ये आपकी थोड़ी स्क्रीन थोड़ा बहुत छोटा छोटा हो टर्मिनल का सकता तो है क्या? साइज टर्मिनल में बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये तो बड़ा नहीं कर सकता। कर दो। ठीक है, ठीक है सर। चलो जी, तो लिनक्स टाइमलाइन करते हैं, साथ ही साथ बात करते हैं कि लिनक्स हमारा बनाया किसने था। किसी को पता है लिनक्स किसने बनाया था? कोई बता सकता है? तो लाइनस टॉर्वल्ड्स ने जो है आपका लिनक्स का कर्नल कोड किया था। ठीक है ना, दिस इज द पर्सन बिहाइंड दिस लिनक्स कर्नल। इसकी वजह से आप, मतलब आप ही नहीं, पूरी पूरी दुनिया जो है आज की डेट में जो लिनक्स यूज़ कर पाती है। दिस इज द मैन बिहाइंड इट। ओके, एंड कहाँ गया? ठीक है ना, सो इन्होंने जो बनाया था वो बेसिकली लिनक्स का कर्नल डिज़ाइन किया था। ठीक है, सो कर्नल क्या होता है पता है किसी को? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कर्नल क्या होता है? व्हाट इज अ कर्नल? नो सर, नहीं पता सर। कर्नल होता है बेसिकली आपका हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, और आई वुड से द कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो कर्नल is something that allows your operating system or your softwares to interact with your hardware. सो कर्नल एक तरीके से आपका एक इंटरमीडियरी होता है जो आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आपस में कम्युनिकेट करने देता है या कम्युनिकेट करवाता है, जिनकी वजह से आपके हार्डवेयर पे जैसे आपने कोई की प्रेस करी, लेट से आपने कोई भी की प्रेस करी, कुछ भी टाइप किया, वो आपकी स्क्रीन पे दिखा। तो ये क्या हुआ है, आपका मशीन ने हार्डवेयर से एक इनपुट लिया और उसको स्क्रीन पे कोई सॉफ्टवेयर था, लेट्स से नोटपैड, एंड नोटपैड के ऊपर वो चीज़ टाइप होने लग गई। तो ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है आपका हार्डवेयर से लेकर के सॉफ्टवेयर तक, तो जो डेटा जा रहा है, सो अगर कर्नल ना हो तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। कर्नल इज द वन जो हार्डवेयर से इनपुट लेगा और सॉफ्टवेयर को देगा, सॉफ्टवेयर को हैंड ओवर करेगा अप्रोप्रिएट वे में। ठीक है, तो लिनक्स की जब हम बात करते हैं तो लाइनस ने लिनक्स का कर्नल डिज़ाइन किया था। कर्नल को आप समझ सकते हो। अच्छा, फिर अगर कर्नल डिज़ाइन किया था तो लिनक्स से आपने बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम भी सुने होंगे बाहर मार्केट में। बहुत सारे वैरायटी ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं, जैसे उबंटू हो गया, सेंटोस हो गया, काली लिनक्स तो आप यूज़ करते ही हो, एक लिंडोज नाम से भी आता है लिनक्स। बहुत सारे अलग अलग नाम से आते हैं। अगर मैं अलग अलग नाम से बात करूँ लिनक्स की, तो यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट है लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। ठीक है,
ये देख सकते हो आप, ये लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बेसिकली एक टाइमलाइन है। सो इतनी वैरायटी के लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं आपके पास। एंड इस इमेज की बेस्ट बेस्ट बात क्या है, बेस्ट बात ये है कि इस इमेज के अंदर आपको जो है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से प्रायर ऑपरेटिंग सिस्टम का फोर्क है उसका आइडिया लग जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे, ये जितने भी आपको यहाँ पे अलग अलग कलर के नाम दिख रहे हैं ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग अलग। ये सारे के सारे उबंटू के फोर्क है। ये देखो, ये उबंटू, इसको फोर्क करके जितने ऑपरेटिंग सिस्टम बने हैं उन सब की लिस्ट है यहाँ पे। बेसिकली एक टाइमलाइन है यहाँ पे, कब कौन से साल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया करके। तो ये इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स बेस्ड अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे हैं मार्केट में? ये सब चीज़ें लाइनस ने बनाई क्या? ये सब ये इसने इसी बंदे ने बनाया? जब इस बंदे ने लिनक्स बनाया, क्या इस बंदे ने इतने सारे लिनक्स बनाए? क्या एक्सप्लेनेशन है इस चीज़ का? आई थिंक ये ओपन सोर्स है इसलिए। एग्जैक्टली तो मेन बेस्ट पार्ट क्या है लाइनस के साथ, लिनक्स के साथ, कि भाई ये ओपन सोर्स कोड है, ठीक है। तो क्या किया लोगों ने, जब ओपन सोर्स है तो उन्होंने क्या किया, कोड बेस लिया लिनक्स कर्नल का, एंड उसके ऊपर उन्होंने अपनी फर्दर कोई डेवलपमेंट करी, अपनी फर्दर डेवलपमेंट करी, थोड़ा सा अपना जीयूआई लगा दिया उसके ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा कोड को मॉडिफाई किया, थोड़ा अपने हिसाब से कैची सा बनाया उसको, एंड रीब्रांड करके उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया एक नए नाम के साथ। इस तरीके से क्या है, मार्केट में बहुत सारी फंक्शनैलिटी के लिए, अलग अलग फंक्शनैलिटी के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, ठीक है ना। इन सबको आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई जो केक होता है, एक केक के अंदर जो क्रस्ट है, क्रस्ट सारे सारे केक्स की सेम ही होती है, ठीक है। लेकिन जो आइसिंग होती है केक की, वो डिसाइड करती है कि हम कौन से फ्लेवर का केक बोलने वाले हैं। अगर मैं एक सिंपल क्रस्ट के ऊपर चॉकलेट लगा देता हूँ तो उसको बोल दूंगा चॉकलेट केक, अगर चॉकलेट आइसिंग हो जाएगी तो, ठीक है। अगर मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम और वनीला की क्रीम लगा दी है आइसिंग के लिए, तो मैं उसको बोल दूंगा वनीला केक। उसमें थोड़ी सी बटर स्कॉच लगा दिया तो बटर स्कॉच केक बन जाएगा। मैंगो आइसिंग लगा दी तो मैंगो केक बन गया। लेकिन सबकी जो क्रस्ट है एसेंशियली वो सेम ही है, ठीक है ना। तो जो क्रस्ट है वो इस केस के अंदर लिनक्स का कर्नल है। कर्नल सबका सेम मिलेगा आपको, ठीक है। जो भी जिसका भी फोक मिलेगा, बस उसके ऊपर उन्होंने कुछ फर्दर डेवलपमेंट कर रखी है। दैट इज योर दैट इज वाई कि हमारे पास इतने सारे वैरायटी के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। आप भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा बहुत भी ओएस के कोड के साथ छेड़ाखानी करनी आती है, तो आप यहाँ से कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम उठा करके उसके ऊपर डेवलपमेंट करके अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल सकते हो। लोगों ने ऐसा कर भी रखा है। तो लोगों ने क्या कर रखा है, ट्रोल लिनक्स ओएस। काफ़ी सारे ऐसे लोगों ने ट्रोल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स बना रखे हैं लिनक्स में। ट्रोल नाम से भी है एक, लेकिन एक है हमारे पास, है ना, मोंटेना लिनक्स, ठीक है। मतलब लोगों की ज़िंदगी में कोई काम नहीं है तो वो ज़बरदस्ती बैठ के लिनक्स ही बना रहे हैं, ज़बरदस्ती बैठ के ऑपरेटिंग सिस्टम बना दे रहे हैं। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ हैना मोंटेना लिनक्स की, क्या है ये? कुछ नहीं है यार, बस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हैना मोंटेना के वॉलपेपर के साथ आएगा, थोड़ा बहुत ऐसी फंकी सा लुक दे दिया उसको, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया। ये क्यों बता रहा हूँ, यहाँ से हम पहुँच जाते हैं कि अब हमारा काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ कर रहे हैं उसमें ऐसी क्या खास बात है जो हम काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो काली लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है गाइस, वो भी हमारा लिनक्स
का ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि स्पेसिफिकली पेनिट्रेशन टेस्टर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसलिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं। क्या हम कोई और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं यूज़ कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें उस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है? अपने हिसाब से उसको मोल्ड करना पड़ेगा, अपने हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो काली लिनक्स की खास बात क्या है? खास बात ये है कि काली लिनक्स के अंदर ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड हमारे पास टूल्स आते हैं जो भी पेनिट्रेशन टेस्टर्स को रेगुलर डे टू डे लाइफ में ज़रूरत पड़ती है, जिन जिन सब चीज़ों की, ठीक है? तो बस यही चीज़ है बस काली लिनक्स, और कोई खास चीज़ नहीं है, और कुछ हाई फाई चीज़ नहीं है, ठीक है ना? कुछ लैंग्वेज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आएंगी, कुछ टूल्स वगैरह ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आएंगे, उसको बस एक नाम दे दिया ऑपरेटिंग सिस्टम को, काली लिनक्स, बस ऐसा। तो यही ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ करने लगे हैं। ऑफिशियल वेबसाइट kali.org है, ठीक है? बनाया किसने है? ऑफेंसिव सिक्योरिटी ने बनाया है। यहाँ लिखा हुआ है डेवलप्ड बाय ऑफेंसिव सिक्योरिटी, और हमारी सिक्योरिटी डोमेन में ऑफेंसिव सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी और रिमार्केबल कंपनी है, ठीक है? एक्सप्लॉइट डेटाबेस भी ऑफेंसिव सिक्योरिटी मेंटेन करती है, GHDB भी ऑफेंसिव सिक्योरिटी मेंटेन करती है। काली ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ऑफेंसिव सिक्योरिटी ने बनाया है। इसके अलावा ऑफेंसिव सिक्योरिटी कुछ मेजर सर्टिफिकेशंस वगैरह भी करवाती हैं, ठीक है? फिलहाल जाने देते हैं इन सब चीज़ों को और चलते हैं हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जो कि है काली लिनक्स। क्लोज टैब्स, तो ये मेरे पास आ गया मेरा टर्मिनल, ठीक है? ये मैंने बढ़ा दिया फ़ॉन्ट इसका, ओके। तो अब थोड़ी सी काली लिनक्स के कमांड्स की बात कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया अपना, आप लोग बाग भी ओपन कर सकते हो अपना टर्मिनल। सबसे पहली चीज़ मैं क्या जानना चाहूँगा? सबसे पहली चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि भाई हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई मुझे बताता है कि भाई मैं कौन से यूज़र के साथ लॉग्ड इन हूँ करंटली। जो ये मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉग इन कर रखा है वो कौन से यूज़र नेम के साथ लॉग इन कर रखा है। सो मैं करंटली रूट यूज़र के साथ लॉग्ड इन हूँ, ठीक है जी, ओके। दूसरी चीज़ मैं सबसे पहले क्या जानना चाहूँगा? दूसरी चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि मैं काम कहाँ पे कर रहा हूँ। सो PWD stands for your print present working directory, okay? So PWD is going to give me कि मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है, उसके बारे में बताएगी मेरे को PWD। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है स्लैश रूट। अब अगर स्लैश रूट की बात करी है तो फिर मुझे बताना पड़ेगा आपको फाइल लिनक्स का फाइल सिस्टम क्या रहता है, फाइल हायरार्की क्या रहती है। तो लिनक्स का फाइल सिस्टम, फाइल हायरार्की जो है विंडोज़ के जैसा नहीं होता, ठीक है? इसमें थोड़ा डिफरेंट रहता है, तो एक बार देख लेते हैं। तो ये जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पे कि कुछ इस तरीके का फाइल स्ट्रक्चर रहता है यहाँ पे, ठीक है? सबसे टॉप पे रहता है रूट, एंड देन उसके फर्दर उसके नीचे आप देख सकते हो कि कुछ इस नाम से फोल्डर रहते हैं, स्टैंडर्ड फोल्डर के नाम है, सब लिनक्स पे पाए जाएंगे, ठीक है ना? जैसे स्लैश बिन
for binary slash boot slash dev etc home lib so on so forth. So currently हम कहाँ पे हैं? currently हम slash root डायरेक्टरी में हैं, ठीक है, currently slash डायरेक्टरी में हैं. So अब मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से फाइल्स एंड फोल्डर्स पड़े हुए हैं. तो ये कैसे जान सकता हूँ मैं? हमारे पास कमांड रहती है ls. Okay. So what does ls do? What does ls stands for? ls stands for list all files. Okay, list files. ये जानने के लिए कि भाई जो जिस भी डायरेक्टरी में मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे कौन कौन सी फाइल्स और फोल्डर्स पड़ी है, इसके लिए मैं ls टाइप करता हूँ. ls टाइप किया तो मेरे को कुछ आउटपुट आया यहाँ पे, जैसे कि डेस्कटॉप, डाउनलोड, पिक्चर, वीडियो, डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पब्लिक, टेम्पलेट, ब्ला ब्ला ब्ला. ये क्या है यहाँ पे? ये जो भी चीज़ें आई हैं यहाँ पे ये है फोल्डर्स. लिनक्स में फोल्डर्स को मैं रेफर करूँगा एज अ डायरेक्टरीज. तो मैं बाबा फोल्डर नहीं बोलूँगा, मैं डायरेक्टरीज बोलूँगा, ठीक है. पहचान क्या होती है डायरेक्टरीज की लिनक्स में? भाई जब मैं ls करूँगा तो जो भी आउटपुट नेम्स मेरे को ब्लू कलर से दिखेंगे वो डायरेक्टरीज होती हैं, ठीक है. तो जो भी मेरे को आउटपुट चीज़ें ब्लू कलर से दिखेंगी उनको डायरेक्टरीज बोलते हैं. ओके, गुड एनफ. एक और चीज़ जो मेरे को यहाँ पे नोटिस करने वाली है वो ये है कि जो मेरा टर्मिनल है, जो मेरी कमांड्स हैं, ये होती है केस सेंसिटिव, ठीक है. दीज कमांड्स आर केस सेंसिटिव. सो मेरे को जब भी मैं कोई कमांड टाइप करूँगा तो केस का काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा. चलो जी, ब्लू कलर से डायरेक्टरी बता दी आपको, केस सेंसिटिव बता दिया, डायरेक्टरी लिस्ट करनी बता दी. अब किसी डायरेक्टरी के अंदर मूव ऑन करें. यहाँ से कहीं और जाना है, मुझे डेस्कटॉप में जाना है. कैसे जाऊँगा? उसके लिए कमांड क्या होती है हमारी? कमांड होती है हमारे पास बहुत सिंपल, दैट इज योर cd. ओके, cd स्पेस कैपिटल कैपिटल डी. सर टैब क्लिक करके क्या हुआ, क्या कह रहे हो बताओ? कोई कुछ कह रहा था. टैब दबाने के लिए क्या था सर? कोई अच्छा, टैब दबाने के लिए कह रहा था. जी आगे बोल रहा था. सर मैं बोल रहा था. अच्छा, क्या कह रहे थे? तो पूछ रहा हूँ तो बोल नहीं रहे. डायरेक्टरी बोल रहा था ना सर, CD कैपिटल D फिर टैब क्लिक करके वो पूरा अपने आप ले लेगा. नहीं ले लेगा यार, वो नहीं लेगा. दिखाऊं? कैपिटल डी टाइप कर दिया, अब हाँ. टैब दबाऊं? टैब दबा रहा हूँ, देख नहीं ले रहा, नहीं ले रहा. लिया कैपिटल डी के बाद उसने टैब. नो सर क्योंकि नहीं इसमें लिया. कैपिटल D से 3 फाइल्स शो कर रहा है लिस्ट में, हाँ, तो इसलिए नहीं करेगा. तो इसलिए ठीक है. पहले इसको पूरा वो करना पड़ेगा. जैसे डेस्कटॉप है तो DE और डॉक्यूमेंट्स जैसा फिर DOC करना पड़ेगा. ठीक है. तो ये जो बात कर रहा है ये टैब ऑटो कंप्लीट फंक्शनैलिटी की बात कर रहा है, ठीक है. तो हमारे पास यहाँ पे टर्मिनल पे टैब ऑटो कंप्लीट फंक्शनैलिटी भी मिल जाती है कि मैं किसी भी कमांड के इनिशियल के कुछ अल्फ़ाबेट्स दे दूंगा, फिर टैब प्रेस करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देगा, ठीक है ना. चलो, डेस्कटॉप किया मैंने, CD डेस्कटॉप. सो डेस्कटॉप में आ गया मैं. कैसे चेक करूंगा? सर सिंपली बाय ये टाइपिंग. आपने स्लाइड लगाया है कि ऑटोमेटिक आ गए? डेस्कटॉप ऑटोमेटिक आया. अगर जरूरी नहीं है, अगर टैब दबाता हूँ तो ऑटोमेटिकली आ जाता है. ये डायरेक्टरीज के केस में आता है. मैं अब बिना फिर से उसके अलग करेंगे.
PWD टाइप किया मैंने, तो मैं देख सकता हूँ कि भाई मैं अब करंटली डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंदर मूव कर चुका हूँ, है ना। लेट्स डू ls। तो यहाँ पे मुझे जो है, जब मैंने ls किया तो 2 फोल्डर्स दिख रहे हैं। तो डेस्कटॉप पे हूँ, तो डेस्कटॉप पे लगे हाथ देख भी लेता हूँ कि 2 वाईफाई फोल्डर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड में CLI से भी देख सकते हो और GUI से भी देख सकते हो। GUI पे आपको दिख रहा होगा 2 फोल्डर्स हैं यहाँ पे, अच्छा ठीक है ना। एंड CLI पे भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 2 फोल्डर्स, 2 डायरेक्टरीज दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से लेट से मेरे को किसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी में मूव करना है सर CD एंड TMP। अब देखो मैं स्लैश नहीं लगा रहा हूँ, तब भी मैं मूव कर लूँगा, ठीक है। दैट इज ऑप्शनल while doing it CD। ओके, सो मैं फिर आगे अगेन फर्दर किसी डायरेक्टरी के अंदर मूव कर गया। LS अब ls नहीं करूँगा मैं। क्यों करूँ मैं ls? बार बार ls ही करता रहूँ, है अजय? नहीं सर, अगर हमारे टैब टैब में भी कोई फोल्डर कोई फाइल्स एंड फोल्डर्स है तो देखने के लिए, मुझे नहीं देखने दिखाने ना फाइल्स एंड फोल्डर्स। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर मेरे को वापस, जैसे डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी में मूव करता हुआ आया हूँ, तो वैसे ही मेरे को अगर वापस जाना होगा तो मैं कैसे जा पाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए कमांड रहेगी हमारी cd स्पेस डॉट डॉट। तो cd स्पेस डॉट डॉट क्या करता है, एक एक डायरेक्टरी पीछे ले जाता है मुझे। देखो आ रहा है समझ में? cd स्पेस डॉट डॉट आया समझ में गाइस? आ गया सर समझ में। सिमिलरली मैं cd स्पेस डॉट डॉट करता हूँ, मैं एक डायरेक्टरी और पीछे चला गया, ठीक है ना। 2 डायरेक्टरीज पीछे चला गया। ओके, सो ये तो हमारा था डायरेक्टरीज हम चेंज कैसे कर सकते हैं, लिस्ट कैसे कर सकते हैं, और कौन सी डायरेक्टरी में मैं काम कर रहा हूँ ये कैसे देख सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ls टाइप करता हूँ तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स, ठीक है। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो कमांड्स होती है हमारे पास लिनक्स की, इसके साथ जो है हमारे पास और एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ भी अवेलेबल होती है, ठीक है। एडिशनल फंक्शनैलिटी को हम एक्सेस कैसे करते हैं, फ्लैग्स की मदद से एक्सेस करते हैं। तो क्या है कि हर एक कमांड का जो है एक हेल्प मेन्यू होता है, ठीक है। तो हेल्प मेन्यू ओपन करने के लिए उस कमांड के साथ मेरे को देना पड़ता है हाइफन हाइफन हेल्प फ्लैग। हाइफन हाइफन हेल्प किया, सो मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। एंड जब मैंने ls स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प किया तो मुझे यहाँ पे जो है अलग अलग फ्लैग्स शो कर रहा है। सर फ्लैग्स क्या? सर यहाँ पे हाँ सर मैं ये कह रहा हूँ, ये आपने आईफन हेल्प पूरा क्लिक किया है तो सर उसमें आईफन एक सिंगल एच भी तो क्लिक करते, उससे भी तो हेल्प मिलती है हमें। नहीं यार, हाइफन हाइफन एच से तो कभी मैंने आज तक देखी नहीं है अपने करियर में हेल्प खुलती हुई। तो मैं नहीं तुम्हारे से सर, अगर खुल जाती है आईफन हाइफन हाइफन एच से, तो मेरे को खोल के दिखाओ। हाइफन हाइफन एच से कब से खुलने लग गई हेल्प? सर सर वो आईफन सॉफ्टवेयर में नहीं, खुल रहे थे ना, सिंगल आईफन। इसीलिए पूछा है। सर सिंगल आईफन की बोल रहा हूँ मैं सिर्फ। अभी तो हाइफन हाइफन बोला था तुमने, हाइफन एच से। हाँ चलो सर वो बता देता हूँ मैं, सॉफ्टवेयर में खुलती है ना। सॉफ्टवेयर में खुलती है। हाँ सर, एन पैड होता है ना, एम एन मैप, उसमें खुलती है। ठीक है, तो जरूरी नहीं होता भाई ऐसा, ठीक है। अब आपके पास अभी वही बात है, तुमने मुझे लगता है ज़्यादा पढ़ लिया है, ऐसा लग रहा है मुझे।
ठीक है ना। सर फ्लैग क्या होता है सर? ये जो दिखा रहा हूँ मैं, वही तो मैं बता रहा हूँ क्या होता है। जो एडिशनल फंक्शनैलिटी हम किसी कमांड की यूज़ करते हैं उसी को फ्लैग बोलते हैं। ये सब जो दिखा रहा हूँ मैं, फ्लैग ही तो दिखा रहा हूँ, और क्या दिखा रहा हूँ। तो अभी मैंने आपको दिखाया हाइफन हाइफन हेल्प, किसी वजह से दिखाया मैंने आपको हाइफन हाइफन हेल्प, ठीक है। हाइफन एच भी मैं आपको बताऊंगा और भी तरीके बताता मैं आपको, बट ठीक है, आपको बीच में इंटरप्ट करना है तो अभी बता देता हूँ आपको। हेल्प मेन्यू ओपन करने के 3 तरीके होते हैं आपके पास। एक होता है हाइफन हाइफन हेल्प, एक होता है हाइफन एच, और एक होता है मैन पेज, ठीक है। ये 3 तरीके दिख रहे हैं आपको। सब जगह पे ये तीनों तरीके काम नहीं करते हैं, ठीक है ना। एक मिनट, ls हाइफन हाइफन हेल्प। सो हाइफन हाइफन हेल्प मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे काम करेगा, ठीक है। हाइफन एच कई जगह पे काम करेगा, कई जगह पे काम नहीं करेगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो मैं जनरली अवॉइड करता हूँ हाइफन एच को यूज़ करना। अब जैसे ls के केस में अगर मैं करूँ ls स्पेस हाइफन एच, तो देखूँ जरा हेल्प मेन्यू खोल रहा है ये, देखो खोला इसने हेल्प मेन्यू हाइफन एच के साथ, बताओ। मतलब हाइफन एच के साथ खोला इसने हेल्प मेन्यू, आप लोग जो कह रहे थे एच के साथ नहीं खोला। तो हाइफन एच जो फ्लैग है हेल्प मेन्यू खोलने के लिए वो हर जगह पे काम नहीं करेगा, लेकिन हाइफन हाइफन हेल्प मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे काम करेगा, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस कह रहा हूँ। इसके बाद मैंने आपको बताई तीसरी चीज जो कि है मैन। मैन एक कमांड होती है, ठीक है, जो कि इस तरीके से यूज नहीं होती है जिस तरीके से आपको स्क्रीन पे दिख रही है। इंस्टेड इसको यूज करने का तरीका क्या होता है, आपको कमांड टाइप करनी होती है मैन, फॉलोड बाय इसके आर्ग्यूमेंट की तरह आपको देनी पड़ती है दूसरी कमांड, जिस भी आपको कमांड का मैनुअल पेज ओपन करना है, ठीक है। तो ls कमांड का मेरे को मैनुअल पेज ओपन करना है, तो ये जो खोल देगा मेरे को, ये हेल्प मेन्यू से भी ज़्यादा एक्सटेंसिव कमांड्स की लिस्ट देगा मेरे को। सो दिस इज योर मैनुअल पेज। मैनुअल पेज क्या होता है, सिंपल जो भी आप अप्लायंस वगैरह खरीदते हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हो, तो मैनुअल आता है ना, ऑपरेटिंग मैनुअल आता है, यूज़र मैनुअल आता है। तो उसी तरीके से जो है यहाँ पे इस कमांड का मैनुअल पेज आ रहा है। ये अलग अलग कमांड्स आ रही हैं यहाँ पे, काफ़ी सारी कमांड्स, ठीक है, एंड उनके मीनिंग्स आ रहे हैं। खैर जी, तो मैन पेज से मैनुअल कैसे खोलोगे, मैंने आपको बताया। मैन के आगे आप कोई सी भी कमांड का आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, ये हमेशा काम करेगा, ठीक है। कुछ भी दे सकता हूँ इसके आगे मैं, pwd भी दे सकता हूँ, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या कमांड करी, cd करी है, cd भी दे सकता हूँ। ओके, cd की कोई मैनुअल एंट्री नहीं है, और मैं भूल गया था cd की मैनुअल एंट्री नहीं होती है। और हमने कोई कमांड करी है ऐसी, और कोई कमांड नहीं करी हमने। वेल कमिंग बैक, ls स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प की मैं बात कर रहा था। तो हाइफन हेल्प से जो है ये हमारे लिए हेल्प मेन्यू खोल देता है किसी भी कमांड का, ठीक है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि कौन कौन से फ्लैग्स मैं यूज़ कर सकता हूँ और उनकी क्या क्या फंक्शनैलिटी है, क्या क्या मीनिंग है उनके, ठीक है ना। तो मैं अभी करने वाला हूँ सिंपल ls, अब मैं फ्लैग यूज़ करूँगा हाइफन a, ठीक है। हाइफन a फ्लैग जब मैंने यूज़ किया, देखोगे कि नॉर्मल से ज़्यादा आउटपुट दिखा रहा है मुझे। पहले कुछ मेरे को फाइल्स थी जो दिखा रहा था, अब मुझे ज़्यादा फाइल्स और फोल्डर्स दिखा रहा है। नोटिस कर पा रहे हो, कोई डिफरेंस बता सकता है दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। आउटपुट में डिफरेंस तो दिख रहा होगा, लेकिन ये क्या हो रहा है जब मैंने, फोल्डर ज़्यादा है सर ब्लू वाले। ये तो पता है मेरे को फोल्डर ज़्यादा है, क्या डिफरेंस क्या है, और ज़्यादा तो मैंने बता दिया ज़्यादा है, उसके अलावा क्या डिफरेंस है। सर इसमें तो इसने पूरी डायरेक्टरी के फोल्डर्स शो कर दिए ना उसमें। पहले पूरी डायरेक्टरी के फोल्डर्स नहीं शो कर रहा था,
नहीं सर, पहले सिर्फ हमारे, जैसे हम अगर डेस्कटॉप का देख रहे थे, सिर्फ डेस्कटॉप के जो थे हमारे फोल्डर उनको शो कर रहा था वो। हाँ, अब इसमें अभी क्या हमने कर रहा है? अभी इसमें हमने ऑल करा है तो सारे ऑल पूरे दिखा देगा ये। मतलब ऑल मतलब पूरे आपके डेस्कटॉप के किसी और डायरेक्टरी के दिखाएगा कि डेस्कटॉप के अंदर जो डायरेक्टरीज है उनके अंदर जो डायरेक्टरीज है वो भी दिखा देगा? नहीं सर। ऑल से क्या समझ में आ रहा है? ऑल से मतलब हमारा यहाँ पे ये है कि अब हमें जो है हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स भी शो करेगा। ठीक है, ये हमारे नॉर्मल फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, और अब जो मेरे को ज़्यादा चीज़ें दिखा रही जा रही है यहाँ पे वो हिडन फाइल्स हैं जो नॉर्मली मेरे को विजिबल नहीं थी। ठीक है, अगर आप देखोगे डिफरेंस, अगर नोटिस करोगे तो ये मिलेगा कि भाई जो अब नई फाइल्स मेरे को दिख रही हैं यहाँ पे, नए फोल्डर्स दिख रहे हैं, उन वो सब का नाम जो है डॉट से स्टार्ट हो रहा है। कोई नहीं कर पाया नोटिस? इन सब का नाम डॉट से स्टार्ट हो रहा है जो अब दिख रहे हैं, जो पहले नहीं दिख रहे थे। देखो, ध्यान से देखो। अब कर लिया नोटिस? अब बता दिया, अब कर लिया नोटिस? अब भी नहीं हो रहा नोटिस? ये जो फाइल्स फोल्डर्स हैं इनका नाम डॉट से स्टार्ट हो रहा है। हाँ डॉट नहीं सर, दिख रहा हाँ आप लोगों को? हाँ, दिख हो रहा है गई सर। सर, हो गया। हाँ, तो जो अब लिनक्स में क्या है, जो भी आप फाइल्स और फोल्डर्स के नाम डॉट से स्टार्ट करते हो वो हिडन बन जाते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो हाइफन ए फ्लैग ने क्या किया, हाइफन ए फ्लैग जो है हमें हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स भी शो करेगा। बस वो ये कर रहा है। मैं सिमिलरली इन हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स के अंदर भी मूव कर सकता हूँ। कैसे? सी डी स्पेस जो भी फोल्डर का नाम है वो दे दूंगा। जैसे फोल्डर का नाम दे देता हूँ मैं MS F4.MSF4 दिया। देख सकते हो आप, इसके अंदर मूव कर गया हूँ। अच्छा, ज़्यादा फ्लैग यूज़ कर लिया एक मैंने। ओके, सी डी स्पेस डॉट डॉट। तो मैंने अभी आपको LS दिखाया, LS-A दिखाया। ठीक है, अब एक और फ्लैग होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं -L। तो जब मैंने LS-L किया तो आप देख सकते हो कि अब जो मेरे को आउटपुट दिख रहा है मोर देन नॉर्मल आउटपुट दिख रहा है। ठीक है ना? तो -L फ्लैग यूज़ होता है हमारा लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट के लिए। ठीक है, जो भी मेरे को फाइल्स एंड फोल्डर्स मेरे को आउटपुट करेगा वो लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट में आउटपुट करेगा। लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट के अंदर क्या होता है? लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट के अंदर मेरे को फाइल्स एंड फोल्डर्स की क्रिएशन डेट बताएगा, साइज बताएगा, ठीक है, फाइल परमिशंस वगैरह बताएगा, ओनरशिप बताएगा। ठीक है, ये सब ये मेटा डेटा होता है आपका एक तरीके से। ये पूरा का पूरा मेटा डेटा दिखाएगा मेरे को फाइल्स एंड फोल्डर्स का। तो ये तो मैं इंडिविजुअली फ्लैग्स यूज़ कर रहा था। क्या मैं दो फ्लैग्स एक बारी में यूज़ कर सकता हूँ, जैसे -A हो गया और -L हो गया? जी हाँ, मैं दोनों फ्लैग्स यूज़ कर सकता हूँ एक बारी में। देखें जरा एक बारी। तो अब देख सकते हो आप, अब ये क्या कर रहा है, अब ये मुझे हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स भी दिखा रहा है, और सबकी सब फाइल्स एंड फोल्डर्स को ये मुझे लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट में दिखा रहा है। आया समझ में? ये मैंने LS किया, LS-L किया। ठीक है,
यहाँ पे मैंने ls-l-a किया, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे राइट साइड में जो है ज़्यादा फाइल्स एंड फोल्डर्स दिखा रहा है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट साइड। तो बस वो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स भी एक्स्ट्रा दिखा रहा है एंड उनको साथ ही साथ उनकी लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट में शो कर रहा है आउटपुट में। ठीक है, अब ये जो फ्लैग्स मैंने ऐसे लिखे हैं, मैं एक और तरीका बता देता हूँ इनको लिखने का। मैं इनको ls-la कंबाइन करके भी लिख सकता हूँ इन फ्लैग्स को, ठीक है, तो भी काम करेंगे। देन ऑल्सो दे आर गोइंग टू वर्क। ठीक है जी। सर सर हम्म, जैसे आपने हाइफन एल और एल ए करा है, तो पहले सर वर्ड हम्म, आगे पीछे भी कर सकते हैं, ये हाइफन ए और फिर बाद में हाइफन एल है यही कह या रहे हो, कर दिया ये मैंने। ये लो जी, ये डाउट है ना? हाँ सर। हो गया सॉल्व? हाँ सर। चलो जी। सो फाइल परमिशन की भी बात करेंगे, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अभी पहले बेसिक चीज़ें कवर कर लेता हूँ मैं, जो चीज़ें आपको इजीली समझ में आ जाए। सो चलते हैं, अब हम डेस्कटॉप पे चलते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है नाउ, अब मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहता हूँ, तो डायरेक्टरी क्रिएट कैसे कर सकता हूँ? डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए कमांड रहेगी हमारी mkdir, ठीक है। तो पैरेलली आपको डेस्कटॉप भी दिख रहा है, ठीक है ना, सो दैट आप देख पाओगे। मैं यहाँ पे अगर डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ कमांड लाइन से, तो GUI पे भी सेम चीज़ होगी। mkdir यहाँ पे लिख देते हैं ch, तो ch नाम से एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है, जो कि आप डेस्कटॉप पे GUI पे देख सकते हो कि एक नया फोल्डर बन गया है वहाँ पे, ठीक है। mkdir से आप क्या करते हो, डायरेक्टरी बनाते हो। इसके अंदर मूव कर जाए जरा, इसके अंदर मूव कर दे। ls किया, ls-a किया, ls-la किया, कुछ नहीं पड़ा भाई इसके अंदर, ये तो खाली पड़ी है। अच्छा, रिपीटेडली मैं ये कमांड यूज़ कर रहा हूँ क्लियर। सो क्लियर कमांड से क्या होता है, क्लियर कमांड से मेरा जो टर्मिनल है वो क्लियर हो जाता है, क्लीन हो जाता है, ठीक है। चलो, ये तो मैंने डायरेक्टरी बना ली। अब डायरेक्टरी के बाहर आ जाता हूँ एक बारी। डायरेक्टरी बना सकता हूँ mkdir से, डायरेक्टरी रिमूव कैसे कर सकता हूँ? कोई डायरेक्टरी अगर मेरे को रिमूव करनी पड़ जाती है, तो रिमूव कैसे करूँगा? रिमूव करने के लिए कमांड रहती है आपकी rmdir, ठीक है। rmdir फॉलोड बाय योर डायरेक्टरी नेम, एंटर किया तो आप देख सकते हो डायरेक्टरी रिमूव हो गई। तो अभी अभी हमने देखा कि हम डायरेक्टरी बना कैसे सकते हैं और रिमूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है जी। तो बना लेते हैं दोबारा से डायरेक्टरी ch के नाम से, इसके अंदर मूव कर जाते हैं। अब बात आ जाती है, ये तो एम्प्टी डायरेक्टरी है, ठीक है। नाउ लेट्स से मेरे को इस डायरेक्टरी के अंदर कोई फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। तो मैं फाइल्स कैसे क्रिएट कर सकता हूँ? फाइल्स क्रिएट करने के लिए कमांड रहेगी टच, ठीक है। टच फॉलोड बाय योर फाइल नेम। तो फाइल नेम मैं दे देता हूँ यहाँ पे से demo.txt। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो गई है, जो नाम मैंने प्रोवाइड किया था टच कमांड को, उस नाम से एक फाइल क्रिएट हो गई, ठीक है। अब अगर मेरे को ये फाइल रीड करनी हो, तो मैं रीड कैसे कर सकता हूँ? रीड करने के लिए कमांड रहती है आपकी कैट स्पेस फाइल नेम। लेकिन मेरे को ये कुछ आउटपुट ही नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि जो मैंने फाइल क्रिएट करी है वो एक एम्प्टी फाइल है, उसके अंदर कोई भी कंटेंट्स नहीं है, तो इसलिए कुछ शो नहीं कर रहा है मुझे, ठीक है।
बट इस पॉइंट पे क्या है, आपको एक फाइल क्रिएट करनी आ गई है, डायरेक्टरी क्रिएट करनी आ गई है, फाइल को रीड करना आ गया, डायरेक्टरी को रिमूव करना आ गया। ठीक है, सो टच के साथ जो है मैं मल्टीपल फाइल्स भी क्रिएट कर सकता हूँ सिंगल कमांड में, जैसे कि ऐसे। सो मैंने टच की एक सिंगल कमांड से मल्टीपल फाइल्स क्रिएट कर दी। ठीक है, ओके, ये फाइल सब मैंने क्रिएट कर ली, तो इन फाइल को रिमूव कैसे कर सकता हूँ मैं, सवाल ये आता है। ठीक है, रिमूव कैसे कर सकता हूँ? रिमूव करने के लिए हमारे पास कमांड रहती है rm, डायरेक्टरीज को रिमूव करने के लिए rmdir, फाइल्स अदरवाइज फाइल्स को रिमूव करने के लिए rm स्पेस जो भी फाइल का नाम है, लेट्स से demo.txt, प्रेस एंटर, लेट्स डू एन ls। सो आप देख सकते हो कि वो फाइल demo.txt अब रिमूव हो गई है। राइट, सो चलते हैं एक बारी वापस बाहर, और अब rmdir से ch को रिमूव करने की कोशिश करते हैं, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कमांड ऑलरेडी मैंने चला के दिखाई है आपको। तो rmdir से क्या होता है, कौन बताएगा मुझे अब? So directly remove. हेलो हाँ जी, सर, डायरेक्टरी रिमूव हो जाएगी ना ये वाली? डायरेक्टरी रिमूव हो जाएगी वाली, हाँ सर, CEH वाली। ch वाली वही, हाँ समझ गया। ओके, कितने लोग बाग कह रहे हैं डायरेक्टरी रिमूव हो जाएगी इससे? सर रिमूव हो जाएगी सर। चलो करके देखें, सामने ही हमारे प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। करो एंटर, कर दिया मैंने एंटर, एरर आ गया, कहता फेल टू रिमूव ch, डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। देखा है ऐसा एरर पहले कभी? फैमिलियर हो इस एरर से? पहले फाइल फिर ये हुआ, क्या पहले फाइल? पहले फाइल डिलीट करनी पड़ेगी क्या? डायरेक्ट नहीं हो सकता ऐसे? अब ये सोचो जरा, मतलब अगर मैं फाइल्स डिलीट करूंगा पहले जाकर के, तो यहाँ तो 4 फाइल्स हैं, अगर 40 फाइल्स होती तो क्या करता, एक एक करके 40 फाइल डिलीट करता, फिर फोल्डर को डिलीट करता। अगर मेरे को 40 फाइल्स डिलीट करनी है तो सिंगल मैं फोल्डर को डिलीट करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, नहीं? तो ये मैंने इसलिए दिखाया आपको क्योंकि rmdir से आप नॉन एम्प्टी डायरेक्टरीज को रिमूव नहीं कर सकते हो। rmdir से आप केवल और केवल एम्प्टी डायरेक्टरीज को रिमूव कर सकते हो, सिंपल। अगर डायरेक्टरी में कुछ पड़ा हुआ है वो रिमूव नहीं होगी, डायरेक्टरी एरर दे देगी। कैसे करोगे फिर? rm से रिमूव करके देखें, rmch, rm से नहीं कर सकते, कह रहे इज अ डायरेक्टरी का एरर दे रहा है। कोई तो तरीका होना चाहिए। तो एक तो तरीका ये है कि भाई जाकर के जितने भी फाइल्स पड़ी हैं अंदर सबको मैन्युअली डिलीट करो, फिर डायरेक्टरी को डिलीट करो। ठीक है, बट ये बहुत ज़्यादा लेबोरियस टास्क है और ये कोई भी नहीं करना चाहेगा। तो हम क्या करेंगे, rm के फ्लैग्स देख लेते हैं। rm स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प किया तो यहाँ पे एक तो मुझे -v फ्लैग दिख रहा है वर्बोसिटी के लिए, एक्सप्लेन व्हाट इज बीइंग डन। ओके, एक -r फ्लैग दिख रहा है मुझे रिकर्सिव के लिए।
remove directories and their contents recursively. और यहाँ पे दे रखा है by default RM does not remove directories. Use the -r option to remove each listed directory too along with all its contents. Explicitly लिखा हुआ है भाई यहाँ पे, करके देखते हैं फिर जरा. RM CH नहीं हुआ, RM स्पेस -v वर्बोसिटी के लिए, -r रिकर्सिव के लिए. चलो अलग लिख देता हूँ, -r फॉलोड बाय डायरेक्टरी का नाम. करें एंटर. ये देखो ls किया, चला गया ch का फोल्डर, हो गया रिमूव. सर हम्म वो सर आपने वो हेल्प में देखा था सर, उसमें तो आर कैप्स में था, और सर इसमें स्मॉल. आपने बोला था केस सेंसिटिव होता है, तो ध्यान रखना पड़ेगा. तो ध्यान ही रखा यार, मैंने दिखा देता हूँ. देखो -r स्मॉल में नहीं है क्या यहाँ पर? ये हाइफन, ये इसमें भी तो है सर, कैप्स में भी तो है स्मॉल में भी तो है. सर. फिर दो का बताओगे क्या है? सेम है. 3 ऑप्शन दे रखे इन्होंने, या तो -r स्मॉल r लिख लो, या फिर बड़ा R लिख लो, या फिर अगर तुम्हें ज़्यादा तुम्हारे पास टाइम है तो तुम पूरा का पूरा वर्ड लिख सकते हो, हाइफन रिकर्सिव. ये भी काम करेगा. अरे ये बात समझ में. ठीक है सर. तो छोटा R भी लिख सकता हूँ, बड़ा R भी लिख सकता हूँ, या फिर इन दोनों की बजाय मैं ये भी लिख सकता हूँ. तो 3 फ्लैग दे रखे हैं इन्होंने जो कि सेम ही काम कर रहे हैं. और यहाँ पे लिखा भी हुआ है और, ये देखो, और छोटा R और बड़ा R. देखा? ठीक है सर. ओके सो वर्बोसिटी का मतलब समझ में आया किसी को? -v फ्लैग जो हमने यूज किया उसका मतलब किसी को समझ में आया है क्या हुआ? नो सर. ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे एक फोल्डर आ गया है ch के नाम से. उसके अंदर मैंने कुछ फाइल्स बना दी है. ठीक है, एक और फोल्डर बना लेता हूँ ch1 के नाम से. इसके अंदर मूव कर जाता हूँ, खाली पड़ा है. इसके अंदर भी मैं फाइल, या फिर इसके अंदर भी मैं फाइल्स क्रिएट कर देता हूँ. इसके अंदर भी मैंने 4 फाइल्स क्रिएट कर दी है. ठीक है, तो मेरे पास 2 फोल्डर है. ओके सो कहाँ हूँ मैं? राइट साइड वाले टर्मिनल में तो मैं ch1 के अंदर हूँ, लेफ्ट साइड वाले टर्मिनल के अंदर मैं ch के अंदर हूँ. ठीक है, देख लो एक बार. दोनों के अंदर मैं जो है ls कर देता हूँ एक बार. दोनों के अंदर फाइल्स पड़ी है, 2 फोल्डर्स है मेरे पास. ठीक है, अब मैं इन दोनों फोल्डर्स को रिमूव करके दिखाऊंगा आपको, एक बारी -v फ्लैग के साथ, एक बारी विदाउट v फ्लैग के साथ, तो सो दैट आप डिफरेंस नोटिस कर पाओ और आप v जो मैंने फ्लैग यूज़ किया है उसका मतलब समझ पाओ. ठीक है, तो चलते हैं एक डायरेक्टरी पीछे एंड रिमूव करते हैं RM स्पेस -r के साथ -r ch. ठीक है, इधर क्या है, RM स्पेस -r और साथ में v भी लगा रहा हूँ मैं. ठीक है, rv ch1. दोनों तरफ कमांड जो मैंने लिखी है, दोनों कमांड समझ में आ रही है? डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों कमांड में? डिफरेंस क्या है? v का डिफरेंस है दोनों में. यस सर. लेफ्ट साइड मैंने कमांड
राइट साइड मैंने कमांड रन कर दिया, फोल्डर तो नहीं रिमूव हो गए हैं, लेकिन लेफ्ट साइड में जब उसने रिमूव किया तो उसने मुझे कुछ भी नहीं शो किया, बस उसने रिमूव कर दिया, अपना कमांड ने काम किया, दैट्स ऑल, आपको कुछ नहीं पता चला। राइट साइड में आप देख रहे हो वो मेरे को डिस्क्राइब कर रही है कि वो किया क्या उसने उसने ये फाइल रिमूव करी, फिर उसने ये फाइल रिमूव करी, फिर उसने ये ऐसे ऐसे फाइल रिमूव करी, फिर डायरेक्टरी रिमूव करी। ठीक है, तो हाइफन वी फ्लैग होता है वर्बोसिटी के लिए, ये स्टैंडर्ड होता है, काफ़ी सारी जगह पे 99% जगह पे आपको हाइफन वी का मतलब मिलेगा वर्बोसिटी। क्यों यूज़ होता है? बेसिकली बताने के लिए यूज़र को कि हो क्या रहा है। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही बात समझ में? हाँ ये सर समझ में। आ गया सर, एक तरह में डिटेल दिखाने के लिए। एग्जैक्टली तो RM स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प, जब मैंने यहाँ पे माइनस वी फ्लैग देखा भी था तो लिखा था हाइफन वी पे क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन व्हाट इज बीइंग डन। ठीक है ना, तो वही चीज़ कर रहा है बस यहाँ पे, ये एक्सप्लेनिंग यू व्हाट इज बीइंग डन, और वही चीज़ यहाँ पे नहीं कर रहा है लेफ्ट साइड में। इट इज़ नॉट एक्सप्लेनिंग यू व्हाट इज बीइंग डन, इट इज सिंपली डूइंग इट। सिंपली डू इट, डू नॉट एक्सप्लेन। ओके, फाइल्स फोल्डर्स क्रिएट करने आ गए हैं, फाइल्स फोल्डर्स रिमूव करने आ गए, एम्प्टी डायरेक्टरी रिमूव करनी आ गई, नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी रिमूव करनी आ गई। ठीक है, लेट मी क्लोज दिस टर्मिनल। ओके, एक डायरेक्टरी बना लेते हैं CH के नाम से, वापस मूव कर जाते हैं, एक फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे, या एक फाइल नहीं ज़्यादा फाइल्स बना लेता हूँ यहाँ पे। एक डायरेक्टरी भी बना लेता हूँ यहाँ पे। सो मैंने LS किया तो मेरे को यहाँ पे जो है कुछ फाइल्स और डायरेक्टरी शो हो रही है। ठीक है ना, अब अगर मैं दूसरी डायरेक्टरी के अंदर मूव कर जाता हूँ तो वो एम्प्टी डायरेक्टरी पड़ी है। ठीक है, ओके, सो अब हम फाइल्स को कॉपी कैसे कर सकते हैं? ठीक है, एक जगह से उठा करके हम दूसरी जगह पे कॉपी कैसे कर सकते हैं? सो अगर मैं सब dir, अगर मैं pwd करता हूँ यहाँ पे, तो मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, /root/desktop/ch। ठीक है, अगर मैं सब डर के अंदर चले जाता हूँ तो मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है? ठीक है, पीछे आ जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक फाइल है file2 के नाम से, मेरे को एक file2 कॉपी करनी है सब dir के अंदर। ठीक है, तो मैं file2 को कॉपी कैसे कर सकता हूँ सब dir के अंदर? सिंपल है, कॉपी दैट इज cp is your copying command। ओके, फाइल का नाम देना है आपको, जो भी फाइल आपको कॉपी करनी है, उसके बाद स्पेस देना है, स्पेस के बाद आपको देना है डेस्टिनेशन पाथ, कि आपको कॉपी कहाँ पे करनी है। ठीक है, तो मेरे को सब dir के अंदर करनी है, और उस डायरेक्टरी का पाथ क्या है, ये पाथ है, रूट के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, ch के अंदर, सब डर, ये मैंने पाथ यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, एंटर किया, जाता हूँ सब dir के अंदर, देखता हूँ फाइल है क्या, फाइल कॉपी हो गई है। कॉपी की कमांड समझ में नहीं आई तो बताओ। चलो आगे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम वापस से। अब मेरे को फाइल 3 कॉपी करनी है। ठीक है, तो जब मेरे को फाइल 3 कॉपी करनी है तो मैं कैसे करूँगा? ऐसे ही करूँगा, फाइल 3 उठाई और डेस्टिनेशन फोल्डर दिया अपना, ऐसे दे दिया। ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ,
अगर ये डायरेक्टरी यहीं पे ही है मेरे पास, मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर ही है, तो मैं यहाँ पे जो है इस तरीके से भी डायरेक्टरी दे सकता हूँ। ओके, तो भी ये सब डर के अंदर फाइल कॉपी कर देगा। बट दिस केस इज ओनली गोइंग टू वर्क जब हमारे पास जो कॉपी करने वाली डेस्टिनेशन डायरेक्टरी है वो करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर ही अवेलेबल हो। ओके, सो फाइल कॉपी करना आ गया। जब मैं फाइल कॉपी कर रहा हूँ तो कॉपी के अंदर मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कट पेस्ट नहीं कर सर ये रहा। वाला समझ नहीं आया क्या नहीं समझ में आया? सर फाइल 3 वाला फाइल की वाला मतलब नहीं आया। कॉपी की कमांड नॉर्मल समझ में आई, सिंटैक्स किया कॉपी की कमांड का। हाँ सर कॉपी कमांड तो समझ आया लेकिन आप बोल रहे हैं कि सेम डायरेक्टरी में होना चाहिए। नहीं, अगर सेम डायरेक्टरी में होगा, अगर अगर मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर ही मेरा डेस्टिनेशन का भी डायरेक्टरी है, डेस्टिनेशन पाथ भी है, तो फिर मैं डेस्टिनेशन का पाथ रिलेटिव दे सकता हूँ, ये मैं कह रहा हूँ। सर हमें मैं दूसरे एकदम डायरेक्टरी पेस्ट करना होगा तो कैसे करेंगे? कॉपी करना होगा तो? दूसरी डायरेक्टरी में करना होगा तो हाँ, जैसे डेस्कटॉप के वो दूसरा डायरेक्टरी है ना वाईफाई वाला, उसमें करना होगा तो पेस्ट। वो पाथ देना पड़ेगा ना आपको। यहाँ पे देखो क्या पाथ है, सीपी, चलते हैं जरा, फाइल क्या क्या है हमारे पास यहाँ पे, फाइल 2, फिर पाथ देना है डेस्कटॉप पे जाके, कहाँ पे जाना है, वाईफाई में जाना है। ये पाथ दे दिया मैंने, जो भी डेस्टिनेशन पाथ है, सिंपल। आ रही है बात समझ में? हाँ सर, एंटर आगे। किया, जरा जाके देखेंगे बारी वाईफाई के अंदर जो है ls, ये रही फाइल कॉपी हो गई है वाईफाई फोल्डर के अंदर, हमारी ये फाइल पहुंच गई है। ओके, सिंपल है सीपी की कमांड यार, सीपी स्पेस फॉलोड बाय सोर्स, जो भी सोर्स है आपका, स्पेस डेस्टिनेशन, सिंपल, ऐसे ही है। ठीक है सर। तो सिमिलरली हमारी कमांड होती है मूव की। सर 2-3 फाइलें भी एक साथ हो जाती। 2-3 फाइल भी हो जाते हैं आपके। ये देखो तो सीपी, let's do one thing, let me show you software ls। तो अभी इसमें से मैंने सब चीज़ें रिमूव कर दी है, जाते हैं जरा एक बार, सीपी कर रहा हूँ मैं, आई एम कॉपिंग एवरीथिंग टू सब्डर, और आप देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से एक बारी में, बस ये आपको वो दिखाने के लिए था कि मैं एस्ट्रिक्स भी दिखा देता हूँ आपको। सो स्पेशल करेक्टर है यहाँ पे, एंड एस्ट्रिक्स मीन्स एवरीथिंग, सारी की सारी वो फाइल्स जो स्टार्टिंग में स्टार्ट हो रही है फाइल के नाम से। ओके, सीपी फाइल स्टार, फाइल स्टार का मतलब क्या है, इसके अंदर फाइल भी आ गई, फाइल 2 भी आ गया, फाइल 3 भी आ गया, फाइल 4 भी आ गया, फाइल 5 भी आ गया, ठीक है ना। सारे की सारी फाइल्स मैंने एक बार में उठाई, कॉपी करी और सब dir के अंदर पेस्ट कर दी। सिमिलरली क्या है, सीपी की कमांड के तरीके हमारे पास कमांड होती है mv, दैट इज फॉर मूव। ओके, फाइल्स एंड फोल्डर्स को मूव करने के लिए। तो mv करके क्या होता है, mv आपका कट एंड पेस्ट करता है, सीपी आपका कॉपी एंड पेस्ट करता है, ठीक है। तो कट एंड पेस्ट में क्या है कि जो सोर्स होएगा, सोर्स पे से अब फाइल कट हो जाएगी, वहां पे नहीं मिलेगी अब आपको फाइल, इट इज नॉट गोइंग टू बी मेड अवेलेबल टू यू एनी मोर। सो लेट्स से मुझे फाइल कॉपी करनी है यहाँ से, फाइल
5, फाइल 5 कॉपी करना है मुझे, कहाँ पे, रूट डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे मेरे को ये फाइल मूव करनी है यहाँ से। तो फाइल 5 मेरी सब dir डायरेक्टरी में से कट होकर के चली जाएगी डेस्कटॉप पे। करें, एंटर कर दिया, देखें जरा, ये देखो ये आ गई फाइल 5, आ गई। यहाँ ls करूँ, यहाँ से चली गई फाइल 5। आ गया समझ में, मूव और कॉपी आ गई समझ में बात, मूव और कॉपी की क्या कहानी है। हाँ सर। चलो जी आगे चलते हैं। अभी क्या है कि मैं मूव कमांड से ही फाइल्स को रीनेम भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। लेट से मेरे को फाइल 4 को रीनेम करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, mv फॉलोड बाय मेरा इनिशियल जो फाइल का नाम था, इसको कर देते हैं डेमो ls। तो फाइल 4 हमारी अब रीनेम हो गई है और उसका नाम हो गया है डेमो, ठीक है जी। ओके, तो mv कमांड को मैं फाइल्स को, फोल्डर्स को रीनेम करने के लिए भी यूज कर सकता हूँ। ओके, अच्छा मेरे को ये बताओ, आप लोगों का लिनक्स वगैरह का मतलब एक मॉडल तो लगा होगा, नहीं मॉडल हुआ होगा आपका लिनक्स का? क्या सर? मैं क्या लिनक्स की क्लास आपकी ऑलरेडी लगी होगी ना एक, हाँ सर लगी थी। जब जब ओके, तो उसमें आपने क्या क्या चीज़ें कवर करी थी? सर उसमें ज़्यादा कुछ कवर हुआ नहीं था। सर उसमें से सिर्फ ये डायरेक्टरी इतना ही, कुछ ज़्यादा डिटेल में कॉपी पेस्ट मूव ये कुछ नहीं बताया था, इतना नहीं बताया था। बस सर कमांड बता देते नेट से निकाल के ये सब देख लेना। अच्छा, ओके, इतना डिटेल में नहीं बताया था। चलो तो अभी ये बताने लगे हैं, अभी हम बात करने लगे हैं फाइल परमिशंस की। तो अगर नींद वींद आ रही है तो नींद खोल लो भाई, ठीक है, क्योंकि फाइल परमिशंस ऐसे नहीं घुसेगा दिमाग में, अलर्ट होके बैठ जाओ, ठीक है ना। और कुछ कर रहे हो तो डिस्ट्रैक्शंस को साइड कर दो, जो चीज़ बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ठीक है। ज़रा चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास यहाँ पे कुछ फाइल्स है। ये फाइल्स है, सिंपल फाइल्स दिख रही है, ठीक है। -l फ्लैग लगा के मैंने देखा तो मेरे को यहाँ पे मेटा डेटा भी दिख रहा है फाइल्स का, ठीक है जी। फाइल्स का मेटा डेटा दिख रहा है तो क्या कर सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन का फ़ायदा क्या है। तो देखो यार, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे को देखने के लिए है वो है यहाँ पे फाइल परमिशंस, जो ये लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है। एक मिनट, मैं सिंगल रो ही हाईलाइट करता हूँ बस। हाँ, ये देखो, ये पार्ट दिख रहा है आपको जो मैंने हाईलाइट किया, RW-R-R-R, दिख रहा है। ये है हमारी फाइल परमिशंस, ठीक है। तो फाइल परमिशंस हमारे पास सबसे पहले तो 3 तरीके की रहती है। ओके, ठीक है, सो फाइल परमिशंस की अगर हम बात करें, सो
फाइल परमिशन हमारे पास 3 तरीके की रहती है, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। ठीक है, R स्टैंड्स फॉर रीड, W स्टैंड्स फॉर राइट एंड X स्टैंड्स फॉर एग्जीक्यूट। चलो लिख देते हैं इनके आगे, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। क्या मतलब है इनका? भाई जो इनका इंग्लिश मीनिंग है वही मतलब है। अगर किसी फाइल पे रीड परमिशन सेट है तो इसका मतलब ये है कि मैं उस फाइल को रीड कर सकता हूँ। रीड कर सकता हूँ बोले तो उसको व्यू कर सकता हूँ एक तरीके से, बस। अगर उस फाइल पे राइट परमिशन सेट है, इसका मतलब क्या है? राइट परमिशन का मतलब कि मैं उस फाइल को राइट कर सकता हूँ, मतलब कि मैं उस फाइल में कुछ लिख सकता हूँ, कुछ ऐड कर सकता हूँ, उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। दैट इज योर राइट परमिशन। ठीक है, देन कम्स योर एग्जीक्यूट परमिशन। तो अगर एग्जीक्यूट परमिशन सेट है बोले तो एक्स जो फ्लैग है, एक्स परमिशन है हमारी, वो सेट है, उसका मतलब क्या होएगा कि मैं उस फाइल को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे आपकी कोई स्क्रिप्ट हो गई या फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हो गई, वो क्या करते हो आप, जिनको आप रन करते हो या एग्जीक्यूट करते हो। अगर एग्जीक्यूट परमिशन सेट नहीं है तो मैं उनको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता हूँ। जिस तरह से अगर राइट परमिशन सेट नहीं है तो मैं राइट नहीं कर सकता, अगर रीड परमिशन सेट नहीं है तो मैं रीड नहीं कर सकता। ठीक है, पहले तो ये नॉर्मल जो इंग्लिश मीनिंग है इनका, रीड, राइट, एग्जीक्यूट, ये क्लियर है? इंग्लिश मीनिंग नॉर्मल, हाँ रीड सर। करना, राइट करना, एग्जीक्यूट करना, सिंपल है, कुछ इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं। ठीक है ना? तो अब चलते हैं हम अपने लिनक्स के पास। जब लिनक्स के अंदर मैंने फाइल परमिशंस आपको दिखाई तो लिनक्स के अंदर फाइल परमिशंस कुछ ऐसे लिखी थी, ऐसी कुछ लिखी थी, ये देखो। तो सबसे पहली चीज, इन परमिशंस में सबसे पहले वाले स्लॉट को तो मैं अभी फिलहाल हटा देता हूँ। ये जो परमिशंस है हमारी 3-3 के लॉट में डिवाइड होती है, RW हाइफन, R हाइफन हाइफन एंड R हाइफन हाइफन। ठीक है, जो सबसे पहला स्लॉट होता है हमारा वो होता है यूजर के लिए, उसके बाद होता है ग्रुप के लिए, और उसके बाद होता है अदर्स के लिए। ठीक है, ये जो परमिशंस आपको दिख रही है इसको मैंने 3 स्लॉट्स में ऐसे डिवाइड किया है। तो ये बता रहा है कि जो इनिशियल 3 कंपोनेंट्स होते हैं ये यूजर की परमिशन बताते हैं, जो सेकंड कॉलम होता है वो हमारा ग्रुप की परमिशंस बताता है, तो जो थर्ड हाफ होता है वो हमारा अदर्स की, मतलब एनीवन एल्स के, एवरीवन एल्स, उसके लिए परमिशंस बताता है। हाइफन हाइफन का मतलब क्या है? जनरली परमिशन स्टैंडर्ड किस तरह से जाती है, RWX ऐसे लिखी जाती है जनरली। ठीक है, अगर कोई परमिशन सेट नहीं है तो उसकी बजाय लिख दिया जाता है हाइफन। तो RW हाइफन का मतलब क्या है कि रीड राइट की परमिशन है लेकिन एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। किसको? यूजर को, जो भी यूजर है इस फाइल का। R हाइफन हाइफन का मतलब क्या है कि जो भी ग्रुप में है इस फाइल के, उनको रीड की परमिशन है लेकिन राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। और अदर्स के लिए परमिशन दे रखी है केवल रीड करने की, कि इसके अलावा कोई भी होगा वो केवल रीड कर सकता है, एग्जीक्यूट नहीं कर सकता इस फाइल को। ये बात समझ में आई है? हाँ सर, पासवर्ड टाइप का होगा ना सर ये? पासवर्ड टाइप का कैसे हो गया ये? मतलब इसको इसको बोलो, मैं सुनना चाह रहा हूँ, क्या कह रहे हो, मैं समझ नहीं पाया। सर कुछ नहीं। कुछ नहीं? गलती तो हो गई, उससे ज्यादा कुछ हो सकता है क्या? बोलो तो सही। नहीं सर, एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा सर मेरे को। एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा? चलो कोई बात नहीं। तो क्या है, ये है हमारी फाइल परमिशंस। ठीक है, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं फाइल परमिशंस को मॉडिफाई कैसे कर सकता हूँ किसी फाइल की। ठीक है, चलते हैं जरा। फाइल परमिशंस मॉडिफाई करने के लिए कमांड होती है हमारे पास chmod। ओके,
तो मान लेते हैं अगर मेरे को फाइल परमिशन यहाँ पे सबको देनी है एग्जीक्यूट की, ठीक है, आई वांट कि भाई ये जो फाइल परमिशंस हैं इसके अंदर एक्स की जो परमिशन है, एग्जीक्यूट की जो परमिशन है जो मिसिंग है वो सबको मिल जाए, ऐड हो जाए। क्या करूँगा, कमांड रहेगी हमारे पास सी एच मॉड प्लस, क्यों, क्योंकि मैं ऐड करना चाहता हूँ कौन सी परमिशन, एग्जीक्यूट परमिशन, फॉलोड बाय मेरा फाइल नेम, जो भी मेरी फाइल है। ठीक है, चलें देखें जरा क्या होता है इससे, कमांड रन करता हूँ तो क्या होता है। सी एच मॉड प्लस एक्स फाइल 2, ठीक है, केवल इस फाइल की परमिशन में मैं ऐड करना चाहता हूँ एग्जीक्यूट की परमिशन, ls-l। अब देखोगे फाइल का कलर भी चेंज हो गया एंड यहाँ पे एक्स ऐड हो गया। ठीक है, तो लिनक्स के अंदर जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं वो फाइल्स ग्रीन कलर से शो होती है, जिस तरह से डायरेक्टरीज ब्लू कलर से शो होती हैं, एग्जीक्यूटेबल ग्रीन कलर से शो होती है, जिप फाइल्स रेड कलर से शो होती है, इमेजेस वायलेट कलर से शो होती है, नॉर्मल फाइल्स आपकी वाइट कलर से शो होती है, सो एंड सो फोर्थ। तो हम लेटर ऑन देखेंगे, काफ़ी कलर स्कीम्स रहती हैं, कभी अगर आएगा बीच में तो। सो ग्रीन कलर दिख रहा है आपको फाइल के अंदर, राइट, देखो फाइल का नाम जो है ग्रीन कलर से आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि अब ये फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई है, परमिशन जो है इसकी, इसके पास अब एग्जीक्यूट की परमिशन भी आ गई है, देखो पहले नहीं थी। देखा, इसी तरीके से मैं परमिशंस को रिमूव भी कर सकता हूँ, बोले तो स्ट्रिप आउट भी कर सकता हूँ। स्ट्रिप करने के लिए क्या करना रहेगा, माइनस का फ्लैग यूज करूंगा, माइनस की फ्लैग यूज किया, ls-l किया, एंड आप देख सकते हो कि एग्जीक्यूट की परमिशन रिमूव हो गई है, मैंने स्ट्रिप आउट कर दी है। सर हम्म, सर ये लास्ट में सर आ रहा है वो किस लिए सर, क्या लास्ट में जो आ रहा है RWXR, इसकी बात कर रहे हो, RWX। हाँ सर, बताओ इसमें क्या पूछना। लास्ट में जो आ रहा है लास्ट में ये RWXR आ का, रहा है, ये हाँ जो फर्स्ट पार्ट वाला वो वाला नहीं ये सर, ये फर्स्ट पार्ट है, हाँ ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। अच्छा 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 आया समझ में, तीन तीन के लॉट में डिवाइडेड है ना ये, अच्छा 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 ठीक है सर, स्टार्टिंग की 3 यूजर के लिए, सेकंड 3 ग्रुप के लिए, और थर्ड 3 अदर्स के लिए, ऐसे है। तो यहाँ पे मैंने सबको एग्जीक्यूट की परमिशन दे दी, यहाँ से मैंने सबसे एग्जीक्यूट की परमिशन ले ली। सर सर जैसे इसमें तो हमने सबको एग्जीक्यूट की हमने परमिशन दे दी है, तो लेकिन सर हम चाहे तो क्या इसमें ऐसे नहीं सकते कि मतलब किसी एक पर्सन को ही एग्जीक्यूट की परमिशन दे दें, जैसे यूजर है। बिल्कुल हो सकता है, वो भी करके दिखाएंगे अभी, तो सर उसके लिए कमांड क्या है? बताऊंगा अभी, सब्र तो रखो। तो जैसे मैंने एग्जीक्यूट ऐड किया परमिशन में, उसी तरीके से मैं राइट भी ऐड कर सकता हूँ। देखो सी एच मॉड प्लस W किया मैंने, अरे यार राइट ऐड नहीं होएगा, हाँ हो जा भाई। अच्छा, एग्जीक्यूट की परमिशन सबको देने दूंगा, 1 मिनट यार, ओके ठीक है। रीड की परमिशन ऑलरेडी है, राइट की परमिशन भी स्ट्रिप कर ली, पहले ऐड कर दूं।
ये देखो, यहाँ पे मैं बाकी के यूजर्स को जो है राइट की परमिशन नहीं दे सकता हूँ, एग्जीक्यूट की परमिशन दे सकता हूँ, लेकिन राइट की परमिशन जो है रूट के पास ही रहेगी। अब क्या है, ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आ जाता है एक अलग तरीके से कमांड लाइन का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या है, रीड राइट एग्जीक्यूट जो कमांड है, जो अभी तक हम जिनको RWX से रेफर कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, इनको नंबर्स के साथ रेफर करेंगे। ठीक है, 4 2 1। रीड के लिए कॉरस्पॉन्डिंग नंबर बन जाएगा 4, राइट के लिए बन जाएगा 2, एग्जीक्यूट के लिए बन जाएगा 1। ये स्टैंडर्ड है, ये नंबर मैंने नहीं डिसाइड करे हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड होते हैं लिनक्स में। फाइल परमिशन की अगर मैं बात करूँ तो RWX स्टैंडर्ड है, 421 स्टैंडर्ड है। अब क्या है, जिस तरह से मैं ये एग्जीक्यूट वगैरह के फ्लैग यूज़ कर रहा था यहाँ पे, अब दूसरी कमांड क्या बना सकता हूँ मैं, जैसे कि chmod स्लेच मोड 444 444। ट्रिपल फोर से क्या होएगा? 444 से सिर्फ रीड की परमिशन मिल जाएगी। तो अभी आपने देखा होगा मैंने यूज़ किया chmod 777 फाइल नेम। जब मैंने 777, इससे तीनों की परमिशन मिल रही है इन्हें। मैं बोल लूँ है अजय? हेलो, हाँ, क्या कह रहे हैं सर आप? मैं कह रहा हूँ मैं बोल लूँ, तुमने पढ़ाना है तो तुम बोलो, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है सर। सबको समझ में आ गया ना, अजय ने बता दिया है, इससे सबको परमिशन मिल जाएगी 777 से। चलूँ आगे, चलूँ फिर मैं, है chmod 444 से सबको आप रीड बता दो परमिशन सर। मिल जाएगी। तो भाई ऐसा है यहाँ पे कि ये जो परमिशंस हैं, क्या है, जब मैंने chmod 777 किया, इसका मतलब क्या हो रहा था? इसका मतलब ये है यहाँ पे कि जो परमिशंस मैं सेट कर रहा हूँ, मैं उनको नंबर से भी रेफर कर सकता हूँ। जब मैं नंबर से रेफर कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे 3 नंबर लिखे, कलर चेंज करता हूँ, 3 नंबर लिखे। इसमें जो सबसे पहला नंबर है, जो पहला 7 है, वो हमारा यूज़र की परमिशन बताएगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर जो कि 7 है, दूसरा नंबर ग्रुप की परमिशन बताएगा, तीसरा नंबर अदर्स की परमिशन बताएगा। अब ये 7 जो है मैंने कैसे डिराइव किया, 7 कैसे डिराइव किया, मैंने सिंपली इनको ऐड कर दिया, 4 और 2 और 1, वो बन जाता है 7। ठीक है, तो जो भी मेरे को परमिशन देनी है, जिसको भी परमिशन देनी है, मैं क्या करूँगा, यहाँ प्लस माइनस के हिसाब से सेट करूँगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि मुझे परमिशंस देनी है कुछ इस तरीके से, जो यूज़र है उसको रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन हो। ठीक है, ये तो यूज़र को हो। जो ग्रुप है, ग्रुप को कोई भी परमिशन ना हो, ना रीड की परमिशन हो, ना राइट की हो, ना एग्जीक्यूट की हो। और जो अदर्स है, ये तो हो गया ग्रुप के लिए। और जो अदर्स है, अदर्स को परमिशन दे देता हूँ मैं रीड की, रीड की परमिशन दी बस, ये अदर्स के लिए है। ठीक है, अगर मुझे कुछ इस तरीके से परमिशन सेट करनी है किसी फाइल की, तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि सबसे पहला नंबर जो होएगा, जो मैं chmod की कमांड में 3 नंबर दूंगा, 3 नंबर में से पहला नंबर मेरा यूज़र के लिए होएगा। तो यूज़र के लिए परमिशन क्या है, रीड राइट एग्जीक्यूट। रीड का नंबर क्या है 4, राइट का नंबर क्या है 2, एग्जीक्यूट का नंबर क्या है 1। तो इसकी परमिशन क्या बन जाएगी, 4 + 2 + 1, जो कि बन जाती है 7। ठीक है,
ग्रुप ग्रुप के लिए क्या परमिशंस है, ग्रुप के लिए क्या नंबर ऐड करूंगा, 4 भी ऐड नहीं करना, रीड नहीं है क्योंकि, राइट भी ऐड नहीं करना, एग्जीक्यूट भी ऐड नहीं करना, तो ये बन जाएगा 0। ठीक है, तो ग्रुप के लिए मैंने लिख लिया यहाँ पे 0। एंड अदर्स की अगर मैं बात करूँ तो अदर्स में क्या है, अदर्स में क्या परमिशन है, रीड की परमिशन है, रीड की परमिशन है, 4 ऐड किया, राइट नहीं है, एग्जीक्यूट भी नहीं है, केवल 4 रखा, तो मेरे पास फाइनल नंबर क्या आ गया 704। तो अगर मैं chmod 704 करता हूँ किसी भी फाइल को, तो उसकी परमिशंस कैसी बन जाएगी, ऐसी परमिशन बन जाएगी। ये बात आ रही है समझ में, हाँ सर आ आ, गया। आ गई, करके देखें, 704 करके देखें आप जरा, chmod 704, फिर हाइफन 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 कोई परमिशन नहीं है, 0 दिया था क्योंकि हमने यहाँ पे, ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, ये 7 हो गया, सिंपल। तो chmod की कमांड समझ में आई, इससे क्या कर सकता हूँ मैं स्पेसिफिकली, जैसा कि सवाल किया था अजय ने कि मैं सबको एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं देना चाहता, स्पेसिफिक यूजर को परमिशन देना चाहता हूँ केवल एग्जीक्यूट की, तो मैं बहुत प्रिसाइजली यहाँ पे परमिशन असाइन कर सकता हूँ। ठीक है, कि मेरे को सबको देनी है या नहीं देनी है, ठीक है, किसको क्या देनी मतलब है, माइनस भी कर सकते हैं सर? माइनस भी कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर आप माइनस फ्लैग नहीं यूज करोगे, अगर आप नंबर को यूज कर रहे हो तो क्या करोगे, लेट से आपके पास ये परमिशन है, क्या माइनस करना चाहते हो, एक एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे सेट कर दी परमिशन, रीड राइट एग्जीक्यूट, ग्रुप को नो परमिशन, अदर्स को रीड की परमिशन, इसमें से कोई परमिशन माइनस करनी है आपको, कौन सी परमिशन माइनस करनी है बताओ। कोई भी सर, कोई। यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, ये तो हमारे पास एक केस था। अब इसी के अंदर मॉडिफिकेशन करता हूँ मैं, मान लेता हूँ मैं कि मेरे को यहाँ से राइट की परमिशन रिमूव करनी है, माइनस करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है, ठीक है, या फिर रीड की कर लेता हूँ, रीड की परमिशन सब्ट्रैक्ट करनी है। तो अगर रीड की परमिशन सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरी नई परमिशन कैसी बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी, हाइफन बन जाएगा रीड की बजाय, अदर्स के लिए परमिशन क्या चली जाएगी 0, फाइनल नंबर क्या बन जाएगा मेरा 0। तो अगर मैं 700 परमिशन दे देता हूँ chmod 700, तो एक तरीके से मैंने क्या किया है, परमिशन, रीड की परमिशन स्ट्रिप कर दी है, करके देखें, chmod 700, ये देखो, रीड की परमिशन थी, अदर्स को वो भी स्ट्रिप कर दी मैंने। ओके सर, अंडरस्टैंड। राइट, गुड एनफ, कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, दिस इज द टाइम यू कैन आस्क मी। आ गया सर। आ गया, क्लियर है, ओके। सो क्या क्या कर लिया हमने, फाइल परमिशंस हो गई है, फाइल्स कॉपी करना, मूव करना, क्रिएट करना। चलो एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, फाइल्स क्रिएट तो कर ली थी, फाइल्स में राइट कैसे करोगे। हम्म, तो हमारे पास रहता है यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर, तो काफ़ी सारे टेक्स्ट एडिटर हैं लिनक्स के अंदर। हमारे पास एक वी आई टेक्स्ट एडिटर है, विम बोल देते हैं इसको, ठीक है। इनिशियली आप बिगनर हो, वी आई मत यूज़ करना, खो जाओगे वी आई के अंदर, ठीक है। एक नैनो टेक्स्ट एडिटर होता है, तो नैनो टेक्स्ट एडिटर भी यूज़ कर सकते हो आप।
एक होता है हमारा, तो ये तो जो हमारे नैनो और वीआई का मैंने एग्जांपल दिया, ये तो कमांड लाइन के टेक्स्ट एडिटर है। मतलब आप फाइल्स वगैरह को एडिट करोगे लेकिन कमांड लाइन पे ही करोगे, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जीयूआई के भी टेक्स्ट एडिटर है, जैसे कि जी एडिट हो गया। जी एडिट, जी एडिट हमारा कमांड लाइन का टेक्स्ट एडिटर नहीं है, जीयूआई बेस्ड टेक्स्ट एडिटर है। तो जीयूआई बेस्ड क्या है, नोट पैड की तरह है। तो कोई फाइल ओपन करता हूँ मैं एडिट करने के लिए, जी एडिट फॉलोड बाय फाइल, फाइल का नाम दे दिया file3, एंटर किया तो ये नोटपैड में फाइल ओपन हो गई। एम्प्टी फाइल है, ठीक है ना, कुछ था नहीं, इसका हमने एम्प्टी फाइल क्रिएट करी थी। यहाँ पे लिख देते हैं हेलो हाय हाउ आर यू, आई होप यू आर गेटिंग थिंग्स क्लियर इन दिस सेशन, प्लीज आस्क मी नाउ इफ यू हैव एनी डाउट। सिंपल जैसे नोटपैड आप यूज़ करते हो, सिंपल ऐसे नोटपैड खुल गया मेरे पास, सेव कर दिया मैंने कंट्रोल एस के साथ और इसको क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया। अभी फाइल 3 के अंदर मैंने बेसिकली डेटा को राइट कर दिया है, ls-l करूंगा तो आप देखोगे फाइल का साइज भी 0 बाइट से बढ़ करके अब 110 बाइट हो गया है, पहले 0 था क्योंकि एम्प्टी थी। और मैंने आपको बताया था फाइल को रीड कैसे करते हैं, कोई बताना चाहेगा कैसे रीड करते हैं? मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। सर कैट कमांड। एग्जैक्टली कैट फाइल नेम। सो कैट कमांड से मैंने उस फाइल को रीड कर लिया, एंड आप देख सकते हो रीड के अंदर वही आउटपुट आ रहा है जो मैंने नोटपैड के अंदर एंटर किया था। इस तरीके से आप कोई फाइल्स को एडिट मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई स्क्रिप्ट एडिट करनी हो, कोड एडिट करना हो, कुछ भी एडिट करना हो, ठीक है, अपने नोट्स क्रिएट करने हो, इस तरीके से आप रीड करोगे, इस तरीके से आप एडिट करोगे। अगर जी एडिट नहीं हो तो लीफ पैड भी होता है, लीफ पैड, लीफ पैड भी सब सेम ही है, एक इंटरफेस अलग प्रोवाइड कर देते हैं। मतलब लीफ पैड से भी खोल के दिखा देता हूँ, ये लीफ पैड में खुल गई फाइल, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर है बस ये, और कुछ फर्क नहीं है ज़्यादा, ठीक है जी। हेलो हेलो, साउंड आ रही सर? हाँ आ रही है, बोलो। सर जैसे ये तो टेक्स्टेबल फाइल की बात होगी, किसी फोल्डर में सर हाँ वीडियो फाइल होगी, तो उसको सर पहले उसको क्या कहते हैं, एग्जीक्यूट का परमिशन देना होगा फिर उस फोल्डर उसमें। नहीं 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 नहीं, वो वीडियो, आपको वीडियो व्यू करनी है ना, तो वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो आप सिंपल वीडियो को व्यू कर रहे हो। जैसे आप टेक्स्ट को व्यू करते हो, आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो। एग्जीक्यूट आप परमिशन केवल स्क्रिप्ट्स को देते हो, एग्जीक्यूट की परमिशन कोड्स को देते हो, स्क्रिप्ट्स को देते हो, या फिर कोड को देते हो, या फिर कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल हो, जैसे एल्फ एग्जीक्यूटेबल, ELF एग्जीक्यूटेबल्स होती हैं, या .deb एग्जीक्यूटेबल्स फाइल्स होती हैं, डेबियन बेस्ड पैकेजेस। जैसे विंडोज़ के अंदर .exe फाइल्स होती हैं, केवल वही तो एग्जीक्यूट होती है, वीडियो तो प्ले होती है, वीडियो एग्जीक्यूट नहीं होती, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, उसको एग्जीक्यूट की परमिशन देने की जरूरत नहीं है। ओके सो